ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। जो प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं स्टार के चारों बगल या प्लैनेट जो सन के चारों बगल चक्कर काटते हैं उसकी एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी कितनी होगी, वो हमें फाइंड करना है। टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी क्या आप फाइंड कर सकते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ पर उनके मूवमेंट के वजह से जो है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और ग्रेविटेशनल फील्ड के वजह से जो एनर्जी आ रहा है वो कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और जनरली पोटेंशियल एनर्जी, जो उनके कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, चलिए काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल एनर्जी को हम लोग पढ़ते हैं। सपोज दैट कि यहाँ पर मेरा सन है और यहाँ पर अर्थ है। अर्थ की मास स्मॉल m है और इसका मास कैपिटल M है। इसके चारों बगल चक्कर काटता है, ठीक है। जब चारों बगल चक्कर काटता है तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, किसकी काइनेटिक एनर्जी, मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं, पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं। ये एक्चुअली सन का स्पीड, वेलोसिटी ऑफ सन इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी ऑफ सन इज इक्वल टू 0, और इसकी स्पीड को हम लेते हैं कौन सा स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड। प्लैनेट का स्पीड क्या, ऑर्बिटल स्पीड अप्रोक्सीमेटली 0 है, ये मान के आपको चलना होगा। रेस्ट पर है सन, क्या रेस्ट पर है। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी, मतलब सन का काइनेटिक एनर्जी 0, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना 1/2 mv²। तो क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस, पहले हम काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी कितना है 1/2, तो सन का कितना है, सन का है 0 प्लस 1/2 m, प्लैनेट्स का मास m, v0²। ये आया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस नहीं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इसी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 1/2 mv²। v0² का वैल्यू कितना होता है भाई, तो वो लिखो 1/2 m, और v0 की वैल्यू क्या है, कितना लिखते हैं, g m बाय क्या, स्मॉल r, यही तो है। और क्या होता है, ओके, यही होता है ना। तो हमने बताया काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इतना है, ठीक है। फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो कितना है, तो यहाँ हमने बताया सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, माइनस, क्योंकि बाउंड स्टेट में है, सन ने इसको पकड़ के नहीं रखा है, लेकिन इन दोनों की ग्रेविटेशनल, सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में ये आ चुका है, इसको अट्रैक्टिव फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। तो क्या होगा, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय क्या, स्मॉल r। ये हमारे पास आया क्या, ये क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो निगेटिव है, निगेटिव ऋणात्मक, इसको हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। निगेटिव मतलब क्या होता है, ऋणात्मक, कर्जा में है ना, बाउंड स्टेट में, बाउंडेड स्टेट है ना, ये क्या है, बाउंडेड स्टेट। निगेटिव, निगेटिव एनर्जी का मतलब क्या है, यहाँ निगेटिव एनर्जी का मतलब ये है कि बाउंडेड स्टेट में है, इतना एनर्जी इसके गिरफ्त में आ चुका है, सन के गिरफ्त में आ चुका है, इसीलिए रिवॉल्व कर रहा है, बचने के लिए रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। मतलब इतनी एनर्जी सप्लाई करनी होगी इनफाइनाइट सेपरेशन ले जाने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी 0 करने के लिए, ओके। मान लो किसी आदमी के ऊपर 10 लाख का कर्जा हो, तो उसको कर्जे से मुक्ति पाने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, 10 लाख ही देना पड़ेगा। वही हाल इसका है, ये इतना बाउंड स्टेट में है। तो टोटल एनर्जी कितनी हुई, टोटल एनर्जी कितनी हुई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ओके। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इतना, पोटेंशियल एनर्जी इतना, सम करेंगे, ये कितना आएगा
ये हम दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा, माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये टोटल एनर्जी है, ना ये जीरो है ना ये पॉजिटिव है। जीरो रहता तो भी ये चक्कर काट नहीं रहा होता, अगर ये पॉजिटिव होता तो भी चक्कर नहीं काट रहा होता। ये बाउंडेड स्टेट में है, इसीलिए इसका एनर्जी देखिए निगेटिव में, ऋणात्मक है। बाउंडेड स्टेट में ऋणात्मक है, बाउंडेड स्टेट में ये इसके बाउंडेड स्टेट में पकड़ के नहीं रखा हुआ है, लेकिन अपने ग्रेविटेशनल फील्ड में ही इसको पकड़ के रखा हुआ है, बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के पकड़ के रखा हुआ है बाउंडेड स्टेट में। देख लीजिए, ये टोटल एनर्जी आई, टोटल एनर्जी क्या हुआ, निगेटिव। अब सवाल ये है कि रिलेशन अगर मैं पूछूं, इसमें रिलेशन पूछूं टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में क्या संबंध है, तो आप देखेंगे कि टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है उसी का तो माइनस है, काइनेटिक एनर्जी का ही तो माइनस है। मतलब अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड की बात करूं, है ना, तो इसका टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड एंड काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। ओके, ये भी बात सच है, बिल्कुल सच है। पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो, क्योंकि दोनों का साइन अपोजिट है, ये पॉजिटिव होता है हमेशा और ये निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, ये हमेशा पॉजिटिव या इक्वल टू जीरो होता है। अब इन दोनों के मैग्नीट्यूड के ऊपर गौर फरमाते हैं, क्या है कहानी। तो काइनेटिक एनर्जी ये लिखिए और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये लिखिए। ओके, क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को हम देखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन आप देख रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी 1/2 इतना है ना, तो काइनेटिक एनर्जी के बदले हम लिखेंगे कितना यहाँ पर, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r। ये काइनेटिक एनर्जी है। और ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या है, ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या है, ग्रेविटेशनल एनर्जी यहाँ पर क्या है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। मैग्नीट्यूड ज्यादा किसका है, ये बताइए, मैग्नीट्यूड ज्यादा किसका है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो इतना आएगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी का 2 गुना, काइनेटिक एनर्जी का 2 गुना पोटेंशियल एनर्जी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी। मैग्नीट्यूड की बात करें तो ओनली मैग्नीट्यूड, आई एम डिस्कसिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, नॉट अबाउट द साउंड, नॉट अबाउट द साइन। साइन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ओके, आप इस चीज को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं बताया टोटल एनर्जी, बाउंड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी। अब एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, बताएंगे, है ना, क्या एनर्जी होगी। सपोज दैट मास ऑफ सन इज इक्वल टू 10 to the power 40 kg, 10 to the 30 kg मान लो, 10 to the power 30 kg। ओके, जिस रेडियस में कोई प्लैनेट मूव कर रहा है दैट इज इक्वल टू 10 to the power 20 मीटर, 10 to the power 20 मीटर। तो आप इस चीज को देख करके आप मुझे ये बताओ कि काइनेटिक एनर्जी प्लैनेट का क्या होगा। पहला पार्ट काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, दूसरा पार्ट पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तीसरा पार्ट टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी कितनी होगी वो बताइए। इन तीनों चीजों को आप आराम से बता सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये प्लैनेट का हमने मास नहीं दिया है, प्लैनेट का मास आप ले लो 5 × 10 to the power
10 kg। अब आप इस देख करके काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं, रेडियस भी हमने दे रखा है, तो टोटल चीज आप निकाल लो। ये आपका होमवर्क है, काफी इजी है, मैं इसको बनाऊंगा नहीं, आप खुद इसको सॉल्व कर लो। ओके, और बनाना भी चाहते हो तो काफी इजी है बनाना इसको। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी की बात करो, यहीं पर देख लो 1/2 कैपिटल एम की मास कितनी है, 5 इंटू सॉरी स्मॉल एम का मास 5 इंटू 10 टू द पावर 10, कैपिटल एम का कितना है भाई, तो कितना आ रहा है ये 10 टू द पावर 30 इंटू 6.67 10 रेज टू -11 डिवाइडेड बाय ये काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय सेपरेशन 10 टू द पावर 20। ओके, ये आप निकाल सकते हो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, आप खुद निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2.5 है ना, जितने भी होगा आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड केस में आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो उसका वैल्यू है कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। ओके, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल लोगे तो भी काम बन जाएगा। टोटल एनर्जी कितना होगा वो भी आप इन सबको सम करके कैलकुलेट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिंपली रेशियो की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी रेशियो देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 और पोटेंशियल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2। टोटल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी, और आप देख सकते हो है ना, यहाँ पे टोटल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी दिस रेशियो इज इक्वल टू 1। ये मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तब। ओके, ओके, अभी हमारा टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, एस्केप मतलब क्या होता है, भागना, एस्केप मतलब दूर चले जाना, एस्केप कर गया है ना, एस्केप वेलोसिटी। ओके, तो ये क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच ए बॉडी will be projected to reach infinity. It is the minimum velocity with which a body is projected to reach infinity. मैक्सिमम की बात नहीं किया, मिनिमम की बात किया, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट है। मैक्सिमम स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट v max, किसी भी मेटेरियल ऑब्जेक्ट की ज्यादा स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट c, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड है मैक्सिमम स्पीड। मिनिमम स्पीड की बात क्या, कम से कम कितना स्पीड से फेंकें किसी ऑब्जेक्ट को कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चले जाए, या किसी दूसरे प्लैनेट के बाहर चले जाए, या किसी दूसरे स्टार्स के ऊपर से बाहर चले जाए। किसी भी प्लैनेट के लिए वैलिड है, किसी भी स्टार के लिए वैलिड है, बशर्ते उसका मास पता हो। ओके, तो सबसे इजी वे में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग इजी वे में पढ़ेंगे इसके वेलोसिटी के बारे में, कि मान लो कि एक बॉडी हमने यहां पे रखा, ठीक है, छोटा सा बॉडी है, इसका दूरी सेंटर के सेंटर से कैपिटल आर है, कितना है, कैपिटल आर, ठीक है, इसका मास है स्मॉल एम, इसका मास क्या है, स्मॉल एम। ये मान लो अर्थ है जिसका मास है कैपिटल एम, अर्थ है, और दूसरे प्लैनेट के तौर पे भी हम इसको यहां दिखा सकते हैं, दूसरे स्टार्स के रूप में भी हम आपको दिखा सकते हैं। तो ये आप ज्यूम कर लो कि ये हमारा क्या है, अर्थ है, या नहीं तो प्लैनेट्स हैं, या नहीं तो दूसरे स्टार है, कोई भी स्टार हो सकता है, ठीक है। इसके लिए हमने जनरल केस यहां पे लिया है। ओके, मैक्सिमम स्पीड इतना है, मिनिमम स्पीड की बात हम कर रहे थे, कम से कम कितनी स्पीड से हम फेंकेंगे किसी बॉडी को कि वो वापस अर्थ पे नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा मैं इसको ऊपर फेंका तो वापस आ रहा है, और ऊपर ज्यादा स्पीड फेंका और ऊपर जा रहा है, और ज्यादा स्पीड फेंका और ज्यादा ऊपर लग रहा है,
मतलब जैसे जैसे मैं इसको ज्यादा स्पीड दे रहा हूं वैसे वैसे ये ऑब्जेक्ट ज्यादा हाइट पे पहुंच रहा है, ज्यादा हाइट पे पहुंच रहा है, ज्यादा स्पीड हाइट पे पहुंच, ज्यादा हाइट पे पहुंच रहा है। तो कम से कम वो स्पीड क्या होगी जिसके वजह से बॉडी स्मॉल है मास है वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाए। वो कहां पहुंच जाए? इन्फिनिटी पे पहुंच जाए। ओके, तो वो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे पहुंच जाए तो क्या होगा? वो अगर इन्फिनिटी पे पहुंच जाए तो क्या होगा? तो उसके लिए हमको कम से कम मिनिमम स्पीड कैलकुलेट करनी है। एनर्जी कंसिडरेशन से आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अर्थ मान लो, प्लैनेट मान लो या कोई भी स्टार मान लो, और शुरू में इसको हम मान लो कि स्पीड दे रहे हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी हमने यहाँ प्रोजेक्ट किया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दैट इज इक्वल टू 1/2 mv², इसके वेलोसिटी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और इसका इन दोनों बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो कितना होगा इनिशियल। और इनफाइनाइट सेपरेशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इनफाइनाइट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है वो मान लो कि 1/2 mv² आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सिस्टम का, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो इनिशियल जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय सेपरेशन बिटवीन देम दैट इज इक्वल टू R इनिशियल। फाइनल कितना होगा? इनफाइनाइट सेपरेशन पे फाइनल दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू 0। ओके, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं यहाँ पर। बाय मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ये क्या लगाते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ये लगाइए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से हम क्या देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये सब के सब क्या होंगे? कंजर्वेशन से हम अप्लाई कर रहे हैं, कंजर्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है भाई? तो 1/2 mv² और इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है? माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय R। ओके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? दैट इज इक्वल टू mv² प्लस 0। ओके, तो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हर जगह हो रहा है, कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, सबको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ रहा है? ve² माइनस 2gm बाय r। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है? v²। ये v² का वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जो फाइनल स्पीड आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम कितनी होगी? 0, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ये जो फाइनल स्पीड v है ये हम रूट अंडर इसको लिख सकते हैं। तो v जो है इक्वल टू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके वेलोसिटी जो यहां लिखे हैं, इसके वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2gm बाय r। ठीक है, 2gm बाय r। कम से कम कितनी, इसलिए मैंने कम से कम कहा। अब देखो ये साइन बता रहा है कम से कम, ये स्पीड कितनी है? तो कम से कम रूट अंडर इतना मार देंगे तो ये आ रहा है इतना। कम से कम, कम से कम यहीं से स्पीड, इसके वेलोसिटी का मतलब ये नहीं है कि यही हो, ये मिनिमम है। इसके वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू है ये इसके वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू है दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 2gm बाय r। ये मिनिमम वैल्यू है। तो इसके वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? इसके वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू c आएगा। तो इसके वेलोसिटी का रेंज क्या है? इसके वेलोसिटी की रेंज क्या है? उसकी रेंज है 2gm बाय कैपिटल R इक्वल टू c दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम इतना है, मिनिमम इतनी है। और ये मिनिमम निकालने के लिए रेडियस ऑफ प्लैनेट डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ स्टार डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, मास ऑफ स्टार डिपेंड करता है, मास ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करता है, मास ऑफ अर्थ पे भी डिपेंड करता है।
जो डिपेंडेंट कर रहा है, जो डिपेंड कर रहा है वो कुछ इस तरह से कर रहा है। आप इसको देख लो, ये कुछ इस तरह से डिपेंड कर रहा है, ये एस्केप वेलोसिटी कहलाता है। एस्केप वेलोसिटी के बारे में कुछ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एस्केप वेलोसिटी, अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकूं, ऐसे फेंकूं, इंक्लाइन फेंकूं, बस अर्थ की तरफ नहीं फेंकना चाहिए, अर्थ के अपोजिट में फेंकना है। अगर इसको पैरेलल भी फेंकूं स्पीड से, बस अर्थ की तरफ नहीं फेंकना है। समझ में आ रहा है? अर्थ की तरफ नहीं फेंकना है। अगर मैं ऊपर फेंकूंगा तो भी, पैरेलल फेंका तो भी, या इंक्लाइन फेंका तो भी, इंक्लाइन मतलब प्रोजेक्टाइल फॉर्म में, ऐसा प्रोजेक्टाइल फॉर्म में फेंका तो भी वापस नहीं आएगा, वर्टिकल फेंका तो भी वापस नहीं आएगा, या पैरेलल फेंका तो भी वापस नहीं आएगा। तीनों केस में से किसी भी केस में वापस आने वाला नहीं है। मतलब यह हुआ कि दिस एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कौन से एंगल से आपने यहां पे बॉडी को प्रोजेक्ट किया है अगेंस्ट द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, अगेंस्ट द प्लैनेट्स ग्रेविटेशनल फील्ड, अगेंस्ट द स्टार्स ग्रेविटेशनल फील्ड। जिस प्लैनेट और स्टार के ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट में फेंक रहे हैं, या तो वर्टिकल फेंक सकते हैं, या तो पैरेलल फेंक सकते हैं, या तो इंक्लाइंड फेंक सकते हैं, टुवर्ड्स प्लैनेट नहीं फेंकेंगे। अगर टुवर्ड्स प्लैनेट फेंके तो वहीं पहुंच जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी हुआ कहां? वो इसकी वेलोसिटी नहीं कहलाता। इसकी वेलोसिटी क्या कहलाता है? अर्थ के अगेंस्ट में, अर्थ के अगेंस्ट में इतना तेजी से फेंका जाए, तो ये कैलकुलेट किया इतना तेजी से फेंका जाए कि वापस नहीं आए। तो ये अर्थ के लिए कितना था? तो जनरल नॉलेज में बहुत सारे जगहों पे क्वेश्चन पूछता है, काफी इजी क्वेश्चन है। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ है ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये कम से कम अर्थ पे इतने स्पीड से फेंकेंगे तो बॉडी वापस नहीं आएगा। ये एस्केप वेलोसिटी है अर्थ का। ये हमारे लिए एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, अर्थ का एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी एक सेकेंड में 11 किलोमीटर, 11.2 किलोमीटर क्रॉस कर जा रहा है, एक सेकेंड मात्र। The body is crossing 11.2 kilometer to 1 second. Then you can imagine the body cannot come back. वापस नहीं आ सकता, बॉडी वापस अर्थ पे नहीं आ सकता। ये कहलाता है एस्केप वेलोसिटी। और अर्थ के लिए है, दूसरे प्लैनेट के लिए अलग कहानी होगी। जिस प्लैनेट का मास ज्यादा होगा उसकी एस्केप वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। जिस स्टार का मास बहुत ज्यादा है उसका एस्केप वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा होगा। जिस व्हाइट ड्वार्फ का या ब्लैक होल का मास बहुत ज्यादा होगा उसका एस्केप वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा होगा। अगर रेडियस कम हो जाए, व्हाइट ड्वार्फ एंड और जो ब्लैक होल्स होते हैं इसका रेडियस क्या होता है? बहुत कम होता है, मास बहुत ज्यादा होता है, हाईली कंडेंस्ड मटेरियल होते हैं, इस वजह से उसका एस्केप वेलोसिटी अबाउट अर्थ के स्पीड ऑफ लाइट के आसपास आ जाता है। वहां से लाइट भी वापस नहीं जा पाता, ये स्थिति होती है। ओके, तो ये हमारा एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आप आराम से अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो एस्केप वेलोसिटी है मून के लिए इससे कम ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होने वाला। मिनिमम की बात मैं कर रहा हूं, मिनिमम की बात मैं कर रहा हूं। ये एस्केप वेलोसिटी मून पे भी होगा कि मिनिमम नहीं होगा, बात को समझो। वहां पर कम से कम कितना होगा? तो ये फॉर्मूला लगा के लगाएंगे 2gm/r, ये मिनिमम वैल्यू है ना। मून का मास, मून का रेडियस, ये सब चीज हम लोग फाइंड करके कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये जो वैल्यू है वो अर्थ के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, कम से कम स्पीड। मिनिमम की बात, डिफिनेशन क्या बोला? मिनिमम वेलोसिटी विथ व्हिच अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड टू रीच इंफिनिटी, मिनिमम की बात बोला। आप लोग मत समझो, ये जो मैंने बताया आपको स्पीड ऑफ लाइट से मत समझो, बस समझो मिनिमम स्पीड 2gm/r, इतना समझना है मिनिमम। तो ये जो मून के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो चला तो जाएगा, लेकिन ये मिनिमम नहीं होगा मून के लिए। मून का जो मिनिमम होगा इससे कम ही आएगा। मून के लिए इसके वेलोसिटी इससे कम ही आएगा, इस बात को याद रखो, क्योंकि उसका मास भी क्या है? कम है, और रेडियस भी, रेडियस क्या है? रेडियस इसके आस उससे कम होगा, है ना, लेकिन इसके वेलोसिटी क्या होगा? कम ही है। दूसरे फॉर्मूले से भी हम देख सकते हैं कि अगर मैंने gm/r, ये gm/r क्या फॉर्मूला लिखते हैं? gm/r²। यहाँ पे अगर मैं r² लिख दूं और यहाँ पे r लिख दूं तो ये क्या आ रहा है? gm/ इतना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कितना आ रहा है? 2g है ना, एंड r। ये फिर वहां
वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। मून के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा या अर्थ पे भी डिपेंड करेगा, फिर उसके रेडियस पे डिपेंड करेगा। ओके, देख लीजिए वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम है, अगर मैं मून के लिए निकालूं तो वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम है, रेडियस भी कम है, तो उस हिसाब से वहां पर अर्थ के एस्केप वेलोसिटी से कम ही वैल्यू आएगा। ओके, देख लीजिए।